मेरा नाम राघव है और मेरा जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। मेरे यहाँ गरीबी इतनी थी कि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी बड़ी मुश्किल से हो पाता था। जब से मैंने होश संभाला था, मैंने देखा था कि मेरे माँ-बाप कभी भी एक दूसरे से ठीक से बात भी नहीं करते थे। शायद मेरे पैदा होने से पहले ही उन दोनों में कुछ मनमुटाव चल रहा था। जहाँ तक मैंने उन दोनों को जाना था, मेरी माँ एक बहुत ही अच्छी और साफ दिल इंसान थी, जिसने हमेशा पिताजी के बर्ताव को नज़रअंदाज करके हमारी देखभाल में ही अपना पूरा जीवन बिता दिया था। मेरे पिताजी एक ऑटो ड्राइवर थे, लेकिन वह ऑटो भाड़े की थी, इसलिए पिताजी की कमाई का आधा हिस्सा ऑटो के भाड़े में ही चला जाता था और बाकी के पैसों से घर के आधे महीने का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से निकलता था। माँ भी पास की ही एक रबड़ बनाने की फैक्ट्री में काम करने जाती थी, लेकिन फिर भी उतने पैसे नहीं मिल पाते थे कि हमारी गरीबी में कुछ राहत मिल पाए। बस यह गरीबी ही हमारे घर का कलेश का कारण थी, जिसका अभी तो हमारे पास कोई भी हल नहीं था। घर में बच्चे तो हम 3 थे, एक मैं और 2 मेरी बहन। मेरी बड़ी बहन की बहुत छोटी उम्र में माँ पिताजी ने शादी कर दिए थे, लेकिन मेरी छोटी बहन जो विकलांग थी, उसकी दवाइयों का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता था। यह भी एक वजह थी कि मेरे पिताजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। लेकिन मेरी बहन अगर विकलांग थी तो उसमें उसका क्या कसूर था, क्योंकि उसे भगवान ने जैसा बनाकर इस दुनिया में भेजा था वो तो वैसी ही आई थी। वक्त बीतता गया और हम दोनों भाई बहन बड़े होते गए। इस बीच हमने मेरी बहन को बहुत से डॉक्टरों को दिखाया और बहुत जगह उसका इलाज करवाया, लेकिन कोई डॉक्टर यह नहीं कहा कि इलाज होने के बाद ठीक हो जाएगी। विकलांग होना बस यही उसकी सबसे बड़ी खोट थी। अगर उसमें यह खोट ना होती तो वह सिर्फ हमारे परिवार की ही नहीं, बल्कि पूरे मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की होती। मैं 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी होते ही काम पर लग गया था। मेरी माँ का कहना था कि पहले पढ़ाई पूरी कर लो, काम तो पूरी जिंदगी करना ही है। लेकिन घर के हालात देखकर मैं काम पर लग गया और घर में कुछ और पैसे आने लगे तो मेरी माँ ने कुछ मुझे काम करने से नहीं रोका, क्योंकि एक्स्ट्रा कमाई आने से घर में लड़ाई झगड़े बहुत कम हो चुके थे। हमारे घर के हालात पूरी तरह से तो ठीक नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी पहले से तो बेहतर हो गए थे। घर के हालात में सुधार आने के बाद मेरे पिताजी ने हम दोनों बच्चों को ताने देना और झगड़े करना भी छोड़ दिया था। लेकिन माँ के प्रति उनका रवैया कभी नहीं बदला था और शायद जिंदगी में कभी बदल भी नहीं पाएगा। पता नहीं मेरे पिताजी मेरी माँ को किस बात के ताने देते रहते थे और माँ भी चुपचाप उनके ताने सुनती रहती थी। कि हम घर से बाहर काम पर जाते थे तो घर पर ताला लगाकर जाते थे, क्योंकि मेरी बहन घर पर अकेली होती थी, कहीं भी आ जा नहीं सकती थी। पहले तो मैं उसके साथ घर पर होता था जब माँ और पिताजी अपने काम पर चले जाते थे, लेकिन जब से मैं काम पर लग गया था वह घर पर बिल्कुल अकेली हो गई थी। विकलांग होने के कारण वह घर से आए मेहमानों को भी हैंडल नहीं कर पाती थी, इसलिए हम घर को बाहर से ही ताला लगाकर चले जाते थे, ताकि जो भी मेहमान हमारे घर आए उसे यही लगे कि घर में कोई नहीं है। पहले तो मुझे अपनी बहन पे बहुत तरस आता था, क्योंकि हम सबके चले जाने के बाद वह बिल्कुल अकेली हो जाती थी। ऊपर से पैरों से वह विकलांग होने की वजह से पूरा दिन एक छोटे से चारपाई पर पड़ी रहती थी। लेकिन अभी कुछ दिनों से मुझे मेरी बहन में एक अजीब से बदलाव महसूस होने लगे हैं। ऐसा लगता था जैसे उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई है। पहले तो मैंने बहुत ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब रोज रोज उसे ऐसे देखता तो मुझे अपनी बहन पे कुछ शक होने सा लगा था। जब हम वापस घर लौटते तो वह पूरी तरह तैयार होकर बैठी थी। नए कपड़े, नया हल्का सा मेकअप, मानो कहीं जाने के लिए तैयार हुई हो। और यह सब कुछ मेरे काम पर लगने के बाद ही शुरू हुआ था, क्योंकि पहले तो हम घर पर साथ में ही होते थे, तब मैंने ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया था। अब ऐसा क्यों हो गया था और ऐसा क्यों कर रही थी, यह बात मुझे खटकने लगी थी। कुछ दिन ऐसा ही होता रहा, लेकिन फिर ज़्यादा दिन तक मैं इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर पाया और फिर मैंने अपनी माँ को इस अपनी बहन की हरकतों के बारे में बता दिया। पहले तो मेरी माँ ने मेरी बातों को मेरा भ्रम कह दिया, लेकिन जब माँ ने यह सब खुद अपनी आंखों से देखा तो उन्हें भी मेरी बात पर यकीन होने लगा। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वह खुद ही इस मामले का पता लगा लेंगी। माँ की बात सुनकर मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिला। अगले दिन हमारे घर में एक लड़की कुछ किताब देने आई, जिसका चेहरा बिल्कुल जाना पहचाना नहीं था,
क्योंकि इस लड़की को हमने पहले कभी भी अपने मोहल्ले में नहीं देखा था। उसे देखकर मैं और मेरी माँ दोनों हैरान रह गए थे। तभी उसने बताया कि वह पिछले हफ्ते ही हमारे मोहल्ले में रहने आई है, मतलब कि वह हमारी नई पड़ोसी थी। वह लड़की बहुत ही अच्छी और सरल स्वभाव की लग रही थी। वह बहुत ही अच्छी तरह से माँ से बातें कर रही थी। माँ ने जब किताबों के बारे में पूछा तो उसने कहा कि यह किताबें वह मेरी बहन के लिए लाई है। उसने कहा कि कामिनी पूरा दिन घर में बैठे बैठे बोर होती है, इसलिए अगर वह ये किताबें पढ़ती रहेगी तो उसका समय भी जल्दी निकलेगा और उसको थोड़ा बहुत नॉलेज भी बढ़ जाएगा। उसकी बातें सुनकर माँ बहुत ही खुश हो गई और माँ ने उसे कहा कि तुम खुद ही जाकर यह किताबें दे आओ कामिनी को, वो भी तुमसे मिलकर बहुत खुश हो जाएगी। मेरी माँ के दिलासा देने पर मेरे दिल को सुकून तो मिल गया था, लेकिन मेरी बहन की हरकतें अभी भी वैसी की वैसी ही थी। एक दिन जब मैं काम से घर जल्दी लौट रहा था, तब मैंने सोचा कि आज मेरी बहन का राज पता करने का अच्छा मौका है। उसे तो पता ही नहीं होगा कि मैं जल्दी वापस आने वाला हूँ और हर रोज की तरह वह अपना साज श्रृंगार कर रही होगी। लेकिन वह ऐसा क्यों करती है, यह तो मैं आज जानकर ही रहूंगा। इसलिए मैंने चुपके से पहले ताला खोला और फिर घर का दरवाजा खोला। देखा तो मेरी बहन चारपाई पर नहीं थी और उसकी व्हील चेयर भी नजर नहीं आ रही थी। तब मुझे अचानक छत पर से किसी की बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। मैं चुपके से ऊपर गया और देखा तो वह लड़की जो मेरी बहन के लिए किताबें लेकर आई थी, वह मेरी बहन को कुछ इशारे कर रही थी। मेरी बहन ने भी उसके आसपास नज़र घुमाई और फिर अपनी व्हील चेयर को दीवार की तरफ ले गई। जैसे ही मेरी बहन दीवार के करीब पहुंची तो वह लड़की दीवार कूदकर मेरी बहन के पास आ गई और फिर वह दोनों बातें करने लगी। लेकिन मैं उनकी बातें सुन नहीं पा रहा था क्योंकि वह बहुत ही धीमी आवाज में बोल रही थी। शायद उनको शक हो गया था कि कोई छत पर है जो उनकी बातें सुन रहा है। मैं मन ही मन अपने आप को कोसने लगा कि मैं बेकार में ही अपनी बहन पर शक कर रहा था, जबकि वह तो अपनी सहेली से मिलने छत पर आई थी और बातें भी उसी से कर रही थी। लेकिन अगले दिन मैं यह देखकर हैरान रह गया कि वो लड़की तो अपने माँ बाप के साथ मेरी बहन का रिश्ता लेकर मेरे घर आ गई थी। यह सब देखकर मेरी माँ भी इतनी हैरान हो गई कि कुछ देर तक वह कुछ बोल ही नहीं पाई। खैर, हमने उनका अच्छे से स्वागत किया और उनको हॉल में ही बिठा दिया। बातों बातों में हमें यह पता चला कि उस लड़की का भाई एक पढ़ा लिखा डॉक्टर है और यह लोग मेरी बहन के लिए उसका रिश्ता लेकर आए थे। सबसे ज्यादा हैरानी तो हमें तब हुई जब हमने लड़के की तस्वीर देखी थी। वह लड़का बहुत ही हैंडसम और गठीला नौजवान था। ढूंढने पर भी उसमें कहीं भी कमी नजर नहीं आ रही थी। ऐसा नहीं था कि मेरी बहन उसके साथ जचती नहीं, क्योंकि मेरी बहन भी बहुत खूबसूरत थी, बस वह पैरों से विकलांग थी। वो लोग फिर से एक बार मेरी बहन को ठीक से देख लें और फिर फैसला करें, इसलिए हमने कामिनी को उनके सामने बिठा दिया। लेकिन उन्होंने तो कामिनी को देखने के बाद भी शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन उनके साथ एक मर्द आया था जिसने हमसे कहा कि आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो सकती है, आप कोई अच्छे से डॉक्टर से उसका इलाज करवाइए। उनकी बात सुनकर हमारे अंदर फिर एक उम्मीद की किरण जगी कि अगर सच में कामिनी ठीक हो सकती है तो एक बार हमें फिर से उसका इलाज करवाना चाहिए। वह लोग तो चले गए, लेकिन अब मैंने सोच लिया था कि अगर मेरी बहन ठीक हो सकती है तो मैं उसका इलाज करवा कर ही रहूँगा। अगले दिन मैं उसे शहर के एक बहुत ही बड़े और अच्छे से अस्पताल में ले गया। वहाँ जब मेरी बहन को चेक किया गया तो वहाँ के डॉक्टर ने महीने का 1 लाख का खर्चा बताया और यह भी नहीं कहा कि इलाज के बाद से पूरी तरह से ठीक हो ही जाएगी, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक छोटी सी उम्मीद की किरण नजर आई थी, वह भी टूट गई और मैं हताश होकर कामिनी को लेकर वापस घर आ गया। लेकिन जब घर पहुंचा तो देखा मेरी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया था, मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उनकी हालात ने तो हमें अंदर से हिलाकर रख दिया था और पूछने पर पता चला कि जो लोग कल मेरी बहन के लिए रिश्ता लेकर आए थे, उन्होंने मेरी बहन का रिश्ता ठुकरा कर वापस चले गए हैं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। बड़े अजीब लोग थे, पहले खुद ही रिश्ता लेकर आए और यह जानते हुए भी कि कामिनी विकलांग है, उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ भी कर दी और फिर अचानक से दूसरे ही दिन रिश्ता करने से इनकार कर दिया। उनका यह फैसला सुनकर मैं अंदर से टूट गया था। लेकिन कामिनी की हालत हमसे भी ज्यादा खराब थी। वह बेचारी ने तो अपने सुखी संसार के बहुत सारे ख्वाब भी सजा लिए थे, जो एक पल में ही टूटकर चकनाचूर हो गए थे। मेरी बहन बहुत ज्यादा रो रही थी, इसलिए मैं अपनी हालत को नज़रअंदाज करते हुए उसे संभालने लगा। और फिर मेरी माँ ने कहा
कि अब वो किसी तरह से अपनी बेटी का इलाज करवा कर ही रहेगी और फिर अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करेगी। मुझे अपनी माँ की बात सुनकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि हमारे हालात भले ही बेहतर हो गए थे, लेकिन इतने भी बेहतर नहीं हुए थे कि हम महीने का 1 लाख खर्च कर इलाज करवा सकें। जब मेरी बहन की हालत कुछ ठीक हुई तो मैंने अपनी माँ से इस बारे में बात की। तब उन्होंने कहा कि मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वह एक ऐसे डॉक्टर को जानती हैं जिसके पास कामिनी का इलाज हो सकता है। कई लोगों ने उस डॉक्टर से इलाज करवाया है और वह लोग भी ऐसे ही थे जिनको बाकी डॉक्टरों ने कह दिया था कि वह कभी ठीक नहीं हो सकते। मेरी माँ की बात सुनकर मेरे दिल को तसल्ली हुई और अगले ही दिन मेरी माँ मेरी बहन को लेकर उस डॉक्टर के पास चली गई। मेरी माँ जब डॉक्टर के पास वहाँ से वापस आई तो उसके चेहरे पर खुशी भी थी और उदासी भी। माँ ने बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि कामिनी के इलाज में अब बहुत देर हो चुकी है। वह ठीक भी हो सकती है या शायद वह कभी भी ठीक ना हो पाए। माँ की बात सुनकर मेरे दिल को एक धक्का सा लगा कि अगर मेरी बहन ठीक नहीं हो पाई तो उसकी पूरी जिंदगी यूं ही एक कोने में पड़े पड़े बीत जाएगी। लेकिन अगले ही पल यह बात सुनकर दिल को तसल्ली मिली कि उस डॉक्टर ने मेरी माँ को एक तरीका बताया था जिसे करने के बाद मेरी बहन के पैरों में जान आ सकती है। यह तरीका मेरी बहन के पैरों पर 3 महीने तक आजमाना था। अगर यह करने पर भी मेरी बहन के पैरों में जान ना आई तो इसका मतलब यही होगा कि शायद मेरी बहन अब कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी। अब मेरी माँ ने यह तरीका आजमाना शुरू कर दिया था। वह रोज मेरी बहन के पैरों पर डॉक्टर का दिया हुआ तेल लगाकर मलमल का कपड़ा लपेट देती थी और दिन में बस कुछ ही वक्त के लिए उसे खोलती थी। मेरी बहन को ठीक करने के लिए मेरी माँ हर रोज यह तरीका आजमाती थी। यह सब देखकर मेरे पिताजी रोज गुस्साते थे और कहते थे कि यह सब भी बेकार ही जाएगी। बरसों से हम इस विकलांग पर अपने बहुत पैसे बर्बाद करते आए हैं और तुम आज भी उस पर मेरे जैसे बर्बाद ही कर रही हो। कभी कभी तो मुझे अपने पिताजी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था कि आखिर उनको अपनी ही औलाद की फिक्र क्यों नहीं है। एक दिन जब मैं काम से घर वापस आया, मुझे अपनी बहन के कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। मेरी बहन मेरी माँ से कह रही थी कि आज उसे छत पर ही सोना है और मेरी माँ उसे मना कर रही थी कि वह बाहर हवा में नहीं जा सकती। ना जाने क्यों मगर मेरी बहन आजकल छत पर सोने की जिद करने लगी थी। मैंने अपनी बहन को डांट कर चुप करवा दिया तो वह रोने लग गई और कहने लगी कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम लोग मुझे कभी नहीं चाहते कि मैं ठीक हूँ। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि उसको ठीक करने के लिए मेरी माँ ने दिन रात एक कर दिया था। वह बददिमाग लड़की हमसे यह कह रही थी कि हम उसे ठीक नहीं करना चाहते। मेरी माँ ने मुझे शांत रहने को कहा और फिर उसे सिर्फ थोड़ी ही देर के लिए छत पर जाने की इजाज़त दे दी। छत से वापस आने के बाद मेरी बहन बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। मैं अपनी बहन के कमरे में गया और मैंने उससे पूछा कि तुम छत पर क्यों गई थी। तब वह कहने लगी कि वह अपनी सहेली से मिलने गई थी। मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ तो मैंने उससे कहा कि तुम उस सहेली से मिलने गई थी जिसने तुम्हें खूबसूरत सपने दिखाकर धोखा दे दिया। जब उसके घर वालों को पता चला कि तुम विकलांग हो तो उन्होंने एक बार भी तुम्हारे जज्बात के बारे में नहीं सोचा और रिश्ते के लिए मना कर दिया। मैंने पहले भी तुम्हें समझाना चाहा था, मगर फिर यह सोचकर चुप रहा कि अगर मेरी बहन खुश है तो भला मुझे क्या परेशानी हो सकती है। मगर मुझे क्या पता था कि बात इस हद तक बिगड़ जाएगी और तुम अपनी हालात को नज़रअंदाज करके ऐसे सपने सजा लोगी। कामिनी, मुझे तुमसे यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने आज अपने दिल की भड़ास निकाल ली थी। मेरी बात सुनने के बाद कामिनी कुछ देर तक तो चुप रही और मुझे देखती रही और फिर कहा कि आप इतना ज़्यादा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको अभी तक पूरी सच्चाई नहीं पता है। जिस दिन आपको पूरा सच पता चलेगा उस दिन आप भी मेरा ही साथ देंगे। कामिनी की बातें सुनकर पहले तो मैं हैरान रह गया, फिर मैंने उसे उसका पागलपन समझकर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरी माँ मेरी शादी के बारे में हमेशा सोचती थी। मैंने उसे अपनी पसंद के बारे में बता दिया। उन्होंने तुरंत ही हाँ कर दी और अगले ही दिन रिश्ता लेकर उस लड़की के घर चली गई। लेकिन लड़की वालों ने इस रिश्ते के लिए साफ साफ मना कर दिया। यह सुनकर मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गया, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी के सारे फैसले किस्मत पर छोड़ दिए थे, क्योंकि जिसे मैंने प्यार किया था उसे पूरे सम्मान के साथ और सबकी रजामंदी के साथ मैं अपनी पत्नी बनाना चाहता था। अगर वह लोग अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करवाना चाहते थे तो क्या हुआ,
मैं उनके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकता था। फिर अगले ही दिन जो कुछ भी मैंने सुना उससे मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर घर में सच्चा कौन है और झूठा कौन है। क्योंकि हर बार की तरह मेरी माँ रोए जा रही थी और मेरे पिताजी मेरी माँ पर चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि अगर तुमने अपनी बीते कल का बदला मेरे बच्चों से निकालना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। पिताजी की इन शब्दों ने तो मुझे हैरान कर दिया था कि आखिर मेरे पिताजी किस बीते कल के बारे में बात कर रहे थे। मेरी माँ भी रोए जा रही थी और कह रही थी कि वह भी अपने बच्चों का भला चाहती है। मेरी बहन के इलाज को 1 महीना पूरा होने को आया था, लेकिन उसके पैरों में तो रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ा था। मैंने तो सोचा था कि अपनी बहन को ठीक करके ही उसकी शादी करूंगा, लेकिन अब यह ख्वाब भी टूट गया था। अब ना वह कभी ठीक हो पाएगी और ना ही उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता आएगा। यह बात सोचकर घर में सब दुखी थे, मगर मेरी बहन को तो जैसे इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। शायद उसने अब ख्वाबों में ही जीना सीख लिया था, इसलिए आजकल वह हर रात हल्का फुल्का सा मेकअप करके छत पर चली जाती थी। एक दिन काम से घर वापस लौटते हुए बाजार में मुझे वह लड़की मिल गई जिसको मैं पसंद करता था। उसे देखकर मुझे वह दिन याद आ गया जब मेरी माँ ने उसके घर से लौटकर मुझे बताया था कि उन लोगों ने रिश्ता देने से साफ साफ मना कर दिया है। मैंने उस लड़की से पूछा कि आखिर मुझ में ऐसी कौन सी कमी थी जिस वजह से तुम्हारे माँ बाप ने मेरा रिश्ता ठुकरा दिया। मेरी बात सुनकर वो लड़की आग बबूला हो गई और कहने लगी, यह बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था कि तुम्हारी माँ ने हमारे घर आकर सबके सामने मुझ पर ही कीचड़ उछाल दिया। अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो अपनी माँ को हमारे घर भेजकर मेरे साथ साथ मेरे घर वालों को यूं जलील करवाने की क्या जरूरत थी। वो रोते हुए वहां से चली गई और मैं हैरान परेशान सा वहीं खड़ा रह गया। मुझे उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। मैं घर आया और बिना कुछ खाए ऐसे ही सो गया। रात को मेरी माँ मेरे पास आई और बोली, तुम्हारी वजह से मैंने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, चलो बेटा खाना खा लो। माँ का इतना प्यार देखकर मुझे अपनी माँ पर बहुत प्यार आ गया और मुझे समझ आ गया था कि जरूर वह लड़की झूठ बोल रही थी। मैंने अपनी माँ से पूछा कि उन लोगों ने मेरे साथ अपनी बेटी का रिश्ता करने से क्यों मना कर दिया था। तब माँ ने बताया कि उन लोगों ने कहा कि अपने बेटे का कोई अपना बिजनेस नहीं है और ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है और ऊपर से विकलांग बहन पूरी जिंदगी सिर पर बैठी रहेगी, तो उनकी बेटी हमारे घर में आएगी तो वह घर के काम कर करके ही मर जाएगी। यह सुनकर तो मुझे अपने आप पर और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा और मैं खुद को ही कोसने लगा कि मैं अपनी माँ पर शक के बारे में सोच भी कैसे सकता था। लेकिन अगले ही दिन वह डॉक्टर भी मुझे मिल गया जिसका रिश्ता मेरी बहन के लिए उसकी सहेली लेकर आई थी और दूसरे ही दिन मना भी कर दिया था। मैंने उसके पास जाकर उसका कॉलर पकड़ लिया और उससे पूछा कि अगर तुम लोगों को ऐसा ही करना था तो मेरी बहन को अपने झूठे प्यार में क्यों फंसाया। मेरी बात सुनकर वह उल्टा मुझ पर ही बरस पड़ा और कहने लगा कि अगर तुम यह सारे सवाल करना ही चाहते हो तो जाकर अपनी माँ से करो। तुम जानते भी हो कि तुम्हारी बहन ठीक हो सकती है, लेकिन तुम्हारी माँ उसे ठीक करना ही नहीं चाहती। मुझे यह बात सुनकर उस पर और भी ज़्यादा गुस्सा आया कि वह मेरी माँ पर इल्ज़ाम लगा रहा था। मैंने उससे कहा कि तुम होते कौन हो मेरी माँ पर झूठे इल्ज़ाम लगाने वाले। तब उसने कहा कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे कोई झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं तुम्हारी माँ पर कोई गलत इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। अगर वाकई में तुम सच जानना चाहते हो तो जाकर अपनी माँ से पूछो कि आखिर वह यह सब क्यों कर रही हैं, अपने ही हाथों अपने औलाद की ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही हैं। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। लेकिन मैंने सोच लिया था कि आज मैं अपनी माँ से बात करके ही रहूँगा, क्योंकि मैंने देखा था कि हर कोई मेरी माँ पर ही इल्ज़ाम लगा रहा था। पहले पिताजी, फिर कामिनी, उसके बाद वह लड़की और अब यह डॉक्टर। इतने सारे लोग एक साथ तो गलत नहीं हो सकते थे। जरूर मेरी माँ कुछ बात मुझसे छुपा रही है। जब मैं घर पहुंचा तो कामिनी मेरी माँ से लड़ रही थी। मुझे देखकर मेरी माँ मेरे पास आई और कहने लगी कि अब तू ही समझा अपनी बहन को, ना जाने उस लड़के ने इस पर कौन सा जादू कर दिया है। अब हम सब इसे गलत लगने लगे हैं। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ आप यह सब क्यों कर रही हैं, किस वजह से कर रही हैं, क्यों आपने कामिनी के लिए इतना अच्छा आया रिश्ता ठुकरा दिया। मुझे पता चल गया है माँ कि रिश्ता लड़के वालों ने नहीं ठुकराया था, बल्कि आप ही उस रिश्ते के लिए मना कर आई थी और मेरा रिश्ता भी आपने ही ठुकराया था।
उस लड़की के घर जाकर बिना वजह उसका सबके सामने तमाशा बनाकर रख दिया था। मेरी बात सुनकर पिताजी भी वहां आ गए और जब उन्होंने यह सारी बातें सुनी तो उन्होंने फिर से माँ पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। मैंने अपने पिताजी से कहा कि आप आज माँ पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेंगे, बल्कि मैं माँ से सवाल करूंगा और माँ आज मुझे सारे सवालों का जवाब देगी। दोगी ना माँ? मैं कब से पूछ रहा हूँ कि आपने अपने ही बच्चों की जिंदगी के साथ इतना बड़ा खेल क्यों खेला? जवाब दो ना माँ। हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी कि जिसकी हमें इतनी बड़ी सजा दे रही हो आप? मेरी माँ बिना कुछ बोले चुपचाप बिल्कुल खड़ी थी। तब मैंने अपनी माँ से कहा, आपने ही बचपन में सिखाया था ना कि सच छुपाने से कभी छुपता नहीं। आखिर एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। आपका सच भी सबके सामने आ गया है। माँ, उस लड़की ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि आप उसके घर रिश्ता ले जाने की बजाय उसका तमाशा बनाकर आई हैं, और उस डॉक्टर ने भी मुझे सब कुछ बता दिया है कि कामिनी का रिश्ता उन्होंने नहीं बल्कि आपने ठुकराया है, और उसने यह भी बताया है कि कामिनी बिल्कुल ठीक हो सकती है, बस आप ही उसे ठीक नहीं करना चाहती हैं। तब कामिनी भी बोल पाई, भाई, मैं कितने दिनों से यही तो कहना चाह रही थी आपसे कि मैं पूरी तरह से ठीक हो सकती हूँ, लेकिन माँ मुझे ठीक ही नहीं होने देना चाहती। उस लड़के का नाम समर है और वह एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर है और वह मुझसे बहुत प्यार भी करता है, इसलिए वह मुझे ठीक करना चाहता है और वह अच्छी तरह से जानता है कि मैं ठीक हो सकती हूँ। मैं छत पर जाने की जिद भी इसलिए किया करती थी क्योंकि समर मेरे लिए कुछ दवाइयाँ लाता था और छत पर ही मुझे वह बहुत सारी एक्सरसाइज भी करवाता था जिससे मैं बिल्कुल ठीक हो सकती थी। लेकिन जब माँ को इस बारे में पता चला तो उन्होंने मेरा छत पर जाना ही बंद करवा दिया ताकि मैं कभी ठीक ही ना हो सकूं। सब कुछ सुनने के बाद कुछ देर तक मेरी माँ बिल्कुल चुप रही। फिर उन्होंने सबको सब सच बताना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार की सबसे खूबसूरत लड़की थी और मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था। उस लड़के ने मुझसे शादी का वादा भी किया और हमारा रिश्ता भी तय हो गया, लेकिन शादी के कुछ ही दिन पहले ही उसने किसी और लड़की से शादी कर ली और बहुत ज़्यादा अमीर थी। उस दिन मैं समझ गई थी कि इस दुनिया में प्यार की कोई कीमत नहीं है। अगर किसी चीज़ की कीमत है तो वह पैसा है। बस उस दिन से मेरा प्यार से भरोसा ही उठ गया और फिर जब मेरी शादी तुम्हारे पिताजी से हुई तो मैं सब कुछ भूल गई थी। मगर तुम्हारे पिताजी मुझे हर वक्त मेरे अतीत के ताने देते रहते थे जिसे मैं भूलना चाहती थी, और वह ताने आज भी मुझे मिलते आ रहे हैं। इसलिए जब मुझे तुम दोनों के प्यार का पता चला तो मैंने खुद जाकर उनसे ऐसी बातें बोल दी कि वह लोग खुद ही शादी से इनकार कर दें। जब तुम्हारी बहन के लिए अपाहिज होने के बावजूद भी रिश्ता आया तो मैं बहुत खुश हुई थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि यह शादी प्यार मोहब्बत की शादी है तो मैंने खुद जाकर उनको मना कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि तुम दोनों का भी प्यार के नाम पर धोखा मिले, और इसलिए मैंने तुम्हारी बहन का 3 महीने में ठीक हो जाने का ड्रामा रचाया। मैंने सोचा था कि जब उसे लगेगा कि वह कभी भी ठीक नहीं हो सकती तब शायद वह उस लड़के के बारे में सोचना खुद ही बंद कर देगी। अगर वह लड़का एक डॉक्टर निकला और उसने कामिनी को बता दिया था कि वह बिल्कुल ठीक हो सकती है तो मैंने कामिनी का छत पर जाना ही बंद करवा दिया। यह सब कुछ कहते कहते मेरी माँ रोने लगी थी। तब मैंने पिताजी से कहा कि माँ ने अपनी सारी जिंदगी आपकी और हमारे लिए गुजार दी और आप अभी भी एक जरा सी बात के लिए उनको ताने देते रहते हैं। अगर प्यार करना गुनाह है तो यह गुनाह आपके बच्चे भी कर चुके हैं। अगर आप हमसे जरा सा भी प्यार करते हैं तो आज के बाद आप माँ को कभी कोई ताना नहीं देंगे। उसके बाद पिताजी का बर्ताव कुछ दिन तक ठीक रहता और कुछ दिन बिगड़ जाता। बरसों की आदत थी, भला ऐसे कैसे छूट जाती। लेकिन फिर वे धीरे धीरे पिताजी ठीक होते गए और फिर मेरी माँ ने हम बच्चों के लिए अपने किए की माफ़ी भी मांग ली। अब मेरी बहन का इलाज भी हो गया था और वह चलने भी लगी थी, लेकिन जिसको मैं पसंद करता था उसकी शादी कहीं और तय हो गई थी। भला कोई माँ बाप अपनी बेटी की शादी उस घर में कैसे कर देते जो उनके ही घर जाकर उनकी बेटी की बदनामी करके आया हो। लेकिन मेरी बहन की जिंदगी संवर गई थी क्योंकि मेरी माँ ने उस डॉक्टर के घर जाकर अपने किए की माफ़ी मांग ली थी और दोनों बच्चों की शादी के लिए विनती भी कर ली। लेकिन लड़की वालों ने एक शर्त रख दी कि एक ही शर्त पर वह मेरी बहन को अपने घर की बहू बनाएंगे, और वह शर्त यह थी कि यह शादी तभी हो सकती है जब हम उनकी बेटी को अपने घर की बहू बनाकर ले आएंगे। माँ ने मेरी मर्जी जानने के लिए मेरी तरफ इशारा किया। मैंने भी हाँ कर दी
क्योंकि उस लड़की को तो हम पहले से ही देख लिए थे जब वो हमारे घर पर किताबें देने आई थी। लड़की बहुत खूबसूरत थी और प्यारी भी, और अगर खूबसूरत ना होती तो भी मैं यह रिश्ता कर लेता, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मेरी लाडली बहन की जिंदगी में खुशियों ने कदम रखा था। फिर तो दोनों ही घरों में दो दो शादियों की शहनाइयाँ बजने लगी और दोनों ही परिवार में खुशियों का माहौल छा गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अगर हमारे चैनल पर स्टोरी विथ वीरू पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।